वेलकम एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक लाइव स्ट्रीम पर। और आज की क्लास में हम यहाँ पर, जैसे कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम यहाँ पर कवर करेंगे एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैं हूँ दीपक, और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्लास को जरूर शेयर कर दें, ताकि हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू हम यहाँ पर करेंगे। एक बार यहाँ पर याद रखिएगा, जो क्लास है अच्छे से आपको दिखाई दे रही है, अच्छे से आपको वही सारी है, तो एक बार याद रखिएगा, आप जरूर बता दें। हाँ, बिल्कुल। तो आज का यहाँ पर याद रखिएगा, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर जब बात करेंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा श्रेणी वाइज है, एनिमल हस्बेंड्री का है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कुछ टर्म होती है जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती है। उन्हीं में से एक टर्म की अगर बात करें तो वो होता है, याद रखिएगा, जैसे कि हम सिलेक्शन करते हैं कोई पशु का, याद रखिएगा सिलेक्शन किया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर, तो सिलेक्शन करने से दौरान उनमें याद रखिएगा एक, जैसे कि अच्छा स्टूडेंट कौन सा है, खराब स्टूडेंट कौन सा है। खराब तो नहीं बोल सकते, लेकिन पुअर स्टूडेंट आप बोल सकते हो। किस प्रकार से, अर्थात पढ़ने में एक होता है एक्सीलेंट और एक होता है पुअर। उसी टाइप से याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, एनिमल अर्थात हमारे पशुओं का भी हम वर्गीकरण करते हैं। तो वो कितनी श्रेणी में किया जाता है, सबसे पहले ये याद रखिएगा। और उन्हीं में से एक श्रेणी हमारी उत्तम श्रेणी, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो हमारे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर कि उत्तम श्रेणी में पशु के कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा तीन प्रकार, आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखिएगा इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किया गया है तीन प्रकार से। सबसे पहला जो श्रेणी आती है वो आती है साधारण श्रेणी, जिसमें साधारण पशुओं को रखा जाता है। उसके बाद में आती है उत्तम श्रेणी, जिसमें उत्तम श्रेणी, और लास्ट में आता है सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छे। ठीक है, सर्वोत्तम श्रेणी आती है। तो यहाँ पर पूछा गया जो सेकंड वाली सीरीज है, ये कितने अंक तक निर्धारित इसका किया गया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखिए। जी हाँ, डब्बू जी यहाँ पर आए हैं। बाकी तक क्लास का एक बार थोड़ा सा शेयर करेंगे, आप भी एक बार शेयर कर सकते हो, ताकि और स्टूडेंट है उनको पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हाँ, जब तक आप आंसर दे सकते हो यहाँ पर, और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आज लेंदी हम यहाँ पर क्लास रखेंगे, तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसलिए याद रखिएगा आप थोड़ा सा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मैंने कर दिया है, अब आपकी बारी। आप कितनी जल्दी करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट श्रेणी की, तो इसमें याद रखिएगा ये कितना आता है, याद रखिएगा 0 से 50, 50 से 75, और आप थर्ड याद रखोगे 75 से 100। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन दिया गया था, याद रखिएगा पशुओं के एक उत्तम कैसा है, अर्थात पशुओं को भी याद रखिएगा मार्क अर्थात अंक निर्धारण किए गए हैं, इनका चुनाव किया जाता है। तो हम बात करें उत्तम श्रेणी की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा हमारा उत्तम श्रेणी के लिए, 50 से 75, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा जहां पर भी आपको लगे कि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से एरोमंती पशु कौन सा है। ऑप्शन पहले देखिए, याद रखिएगा सभी ऑप्शन है उनको आपको अच्छे से देखना है। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है एरोमंती पशुओं के बारे में, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हाँ, हम बात करें, याद रखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो भाई भैंस, ऊंट और गधा। यहाँ पर याद रखिएगा पूछा गया है एरोमंथी। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एरोमंथी क्या होते हैं। याद रखिएगा जुगाली करने वाले एक होते हैं जो जुगाली नहीं करने वाले, ठीक है, और एक होता है आभासी जुगाली। तो यहाँ पर याद रखिएगा हम बात करते हैं इनकी, तो इनको तीन टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर से यहाँ पर आप याद रखोगे कि याद रखिएगा पशुओं का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से किया गया है। पहला जुगाली करने वाले, दूसरे जो जुगाली नहीं करते हैं उसमें, और जो तीसरे जो कि इन दोनों के बीच का होता है, जुगाली न करने वाले। और आप थर्ड लिखोगे, क्या लिखोगे, इन दोनों के बीच का, अर्थात इसको हम बीच में ही लिख देते हैं। तो ये क्या होते हैं, याद रखिए आवासी।
ना ही तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जुगाली नहीं करते हैं, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये जुगाली करते हैं। अर्थात इन दोनों के मीडियम का ये सवाल है, मध्यम का ये सवाल है। तो आते हैं हमारे एरोमंथी। तो गाय और भैंस तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करते हैं जुगाली, आपने सभी ने देखा है, सभी के घरों में यहाँ पर रहती है। लेकिन हम बात करें ऊंट, तो ऊंट याद रखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं ना ही हम इसे कह सकते हैं कि ये जुगाली करता है, और ना ही हम इसे कह सकते हैं कि ये जुगाली नहीं करता है। अर्थात ये दोनों के मीडियम का सवाल है, दोनों के मध्य का ये पशु है, वो कौन सा है? ऊंट है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर जो दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो गधा है अर्थात डंकी है, ये क्या होता है? याद रखिए, जुगाली नहीं करने वाला पशु है। ऊंट के बारे में जिक्र हम बहुत करेंगे, आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर याद रखिएगा ये आवासी है। इसमें क्या होता है? एक विशेष लक्षण पाया जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसमें याद रखिएगा ओमेजन एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसका जो होता है वो 3 पोर्शन में ही डिवाइड होता है, बाकी का गाय भैंस वगैरह का है इसके 4 भागों में ये बटे होते हैं, ठीक है। चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। जब तक आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर शानदार रहेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लास को एंड तक देखना है और साथ साथ आपको शेयर भी करते जाना है, ठीक है। चलिए, आदित्य, ललित, लाखन सिंह और हरी सिंह, बिल्कुल हाँ, सभी का मोस्ट वेलकम लाइव स्ट्रीम पर। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे, ठीक है। बेशक कोई गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप गलती करोगे तभी तो आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। तो गलती करने से बिल्कुल ना घबराए, आसान से आप यहाँ पर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ पशुओं से दुधारू पशु को अलग चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? यह तो वैसे ही आपको कई बार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अलग करना क्या कहलाता है। सबसे पहले याद रखिएगा अलग क्यों किया जाता है। उसके पहले हम ऑप्शन देखेंगे, डॉकिंग, कलिंग, नकलिंग या फिर फल्सिंग। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले अलग क्यों किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अलग करने का मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ पशुओं में क्या होता है, एक डिजीज है, कोई संक्रामक रोग से वो ग्रसित है। तो इसमें क्या होगा, याद रखिएगा, जो हमारा स्वस्थ पशु है वो, जो याद रखिएगा रोगी पशु है, अगर उसके संपर्क में आएगा तो इससे क्या होगा, याद रखिएगा, वो दोनों ही संक्रमित हो जाएंगे और इससे हमारा आर्थिक नुकसान भी होगा। और यहाँ पर याद रखिएगा अगर इस प्रकार से होने लगा तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए याद रखिए इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि एक क्यों की जाती है। और हम बात कर, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा डॉकिंग, कलिंग, नकलिंग और फल्सिंग। तो यहाँ पर याद रखिएगा डॉकिंग का तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डॉकिंग है वो भेड़ में की जाती है। याद रखिएगा डॉकिंग है ये भेड़ में की जाती है, और इसमें क्या करते हैं, याद रखिएगा पूंछ को काटा जाता है। पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है, जो कि मुख्यतः याद रखिएगा भेड़ में ये क्रिया की जाती है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, सेकंड है कलिंग। कलिंग जो इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसका तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। हाँ, कलिंग आसानी से यहाँ पर सभी ने दिया है, सभी यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो हम बात करें अगर नकलिंग की, तो नकलिंग क्या होता है, एक बार थोड़ा सा आप बता दें सभी कि नकलिंग क्या होता है। चलिए बताइए कि नकलिंग जो थर्ड ऑप्शन है ये होता क्या है, सभी बताएंगे, ठीक है, सभी को बताना है। हाँ, नब्बू जी यहाँ पर सारों का जवाब दिए है, बिल्कुल। तो इस टाइप से आप याद रखिए, पल्सिंग नहीं, भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद आ जाएगा सभी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए डॉगिंग है भेड़ में पूंछ काटना, कलिंग है याद रखिएगा पशुओं को अलग करना, अर्थात स्वस्थ पशु से रोगी पशु को अलग करना, नकली सॉरी कलिंग कहलाता है। नकलिंग याद रखिएगा, नकलिंग का मतलब होता है, याद रखिएगा, इनका जो दूध निकालने की जो विधियां है उन्हीं में से याद रखिए एक चुटकी विधि है। चुटकी विधि को इंग्लिश में ही हम बोल देते हैं नकलिंग विधि। तो आपको आसानी से पता चल चुका है कि जो नकलिंग क्या है, ये एक दूध दोहने का विधि है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दूध दोहने की विधि, दूध दोहने की विधि। वैसे याद रखिएगा आप शॉर्ट टाइप में आप लिख सकते हो, ताकि आपको हर एक पॉइंट का यहाँ पर जवाब मिलता रहे। और फल्सिंग तो आपको पता ही है, इसका याद रखिएगा भेड़ में, इसको ऐसा लिखना उचित नहीं होगा, बल्कि आप इसको इस टाइप से लिखे कि गर्भित भेड़, गर्भित भेड़ को दिए जाने वाला अतिरिक्त राशन, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त राशन देना क्या कहलाता है, फल्सिंग कहलाता है। अतिरिक्त राशन या खाना देना क्या कहलाता है, फल्सिंग कहलाता है।
ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, चारों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो चारों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इस टाइप से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कवर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, लखन सिंह जी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसानी से यहाँ पर जवाब दे सकते हो, मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो जल्दी से बताएंगे कि अगर एक पशु के सींग पर 6 छल्ले हैं, ठीक है, तो उसकी उम्र क्या रहेगी। सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल से आपको एक फॉर्मूला लिखा गया था, उसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पूछे आता है, तो इसको हमने करना भी जरूरी हम समझते हैं। ठीक है, बेशक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा, चलिए कोशिश करिए, आसानी से आप दे सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ, कोशिश करें, और सभी यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं, आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी छल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बस उनमें 2 ऐड कर दीजिए, जितना भी छल्ले हैं उनमें 2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि जो फर्स्ट छल्ला है वो आता है क्या, 2 साल बाद में आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी पशु पर 1 छल्ला है, तो हम क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे। अगर 2 छल्ले हैं तो हम 2 प्लस कर देंगे, जितने छल्ले हैं उसमें बस केवल 2 प्लस कर दीजिए, उसकी उम्र है वो आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से 6 + 2 8 हो जाएगा, अर्थात इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, जो फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल इनका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आसानी से कैलकुलेशन थी, आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप एक बार पूछ सकते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना तो आसानी से आप कर पाओगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा यहाँ पर रह जाओगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बढ़ेंगे कि देश या अन्य राज्य के फार्म से आए पशुओं को जिनमें संक्रामक बीमारियों की आशंका हो, उनको फार्म के स्वस्थ पशुओं से कम 15 दिन तक अलग रखने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को समझ चुके हो, या फिर एक बार दोबारा से मैं बोलना चाहूंगा कि याद रखिएगा। हाँ, तो यहां पर याद रखिएगा, देश अर्थात यहां पर बात की गई है एक किसी देश से भी आप ला सकते हो, या फिर किसी अदर स्टेट से आप ला सकते हो। ठीक है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए वैज्ञानिक तरीके होते हैं, तो उनमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, संकरण कराने के लिए अलग देश से भी लिया जाता है, पशुओं को मंगाया जाता है। अब कुछ परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है कि जिस पशु को हम ला रहे हैं, जिस नस्ल को हम ला रहे हैं, वो क्या होती है, कभी कभी खराब निकल आती है, या फिर आप बोल सकते हो कि सर उसमें तो रोग था। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की जो रोगी पशु है, उनकी आशंका होने पर हम क्या करते हैं, जो स्वस्थ पशु है उनसे हम अलग कर देते हैं। जैसे एक कोरोना केस आपने सुना है ना, हाँ, कोरोना सभी ने देखा होगा यहाँ पर, तो याद रखिए आप, बिल्कुल कोरोना जैसी स्थिति है, अगर वो उसे हमें लगे कि ये मनुष्य कोरोना से संक्रमित हो सकता है, तो उसे हम क्या कर देते थे, अलग कर देते थे, क्वारंटाइन कर देते ना, बस उसी वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि इसी प्रकार से याद रखिए, पशुओं में हम क्या कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, ताकि जो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई बीमारी है तो उसका हमें पता चल जाए, और उस बीमारी को या तो उस पशु को वापस भेज दिया जाए, या फिर उसकी बीमारी को कंट्रोल में कर दिया जाए, जिससे है उसका प्रसार नहीं हो, अर्थात एक तरीके से वो फैले नहीं। ठीक है, तो हाँ, राइट आंसर की अभी हमने चर्चा कर ली कि इसे हम कह देते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन तो आपने बहुत बार सुना होगा, साल भर सुना होगा कि क्वारंटाइन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। ठीक है, जिसे हम संगरोध भी कह देते हैं। बाकी टर्म आप जानते होंगे, आइसोलेशन का मतलब होता है कुछ दूरी पर रखना। वर्ण सिलेक्शन अर्थात याद रखिएगा, पशु के झुंडों में से श्रेष्ठ पशु का चुनाव करना ही सिलेक्शन कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और कलिंग के बारे में अभी हमने जाना, छठन किसे कहते हैं, याद रखिएगा, अर्थात स्वस्थ पशुओं से अस्वस्थ पशु या फिर रोगी पशुओं को अलग करना कलिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि पशु भी आने से कितने दिन पूर्व, सॉरी यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि ये है पशु ब्याने से, क्या है ये, पशु ब्याने से। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे आप, पशु ब्याने से कितने दिन पूर्व
दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने हैं 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन या फिर 100 दिन। चलिए बताइए, पशु के ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना वो बंद कर देना चाहिए? काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, हम बात करें पशुओं की। हाँ, तो आशीष जी ने यहाँ पर जवाब दिया है 60, बिल्कुल अच्छी बात है। बाकी हरि सिंह जी यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, 20 दिन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई की देखिए। हाँ, सभी यहाँ पर कमेंट में जरूर दे। ठीक है, 20 दिन नहीं होगा, ध्यान रखिए, 20 दिन नहीं होगा। गुड्डू जी यहाँ पर बता रहे हैं 60 दिन, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, आपने यहाँ पर याद रखिएगा, जिन स्टूडेंट यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 60 दिन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात यहाँ पर आप याद रखिए कि या तो 2 दिन माह पहले, सॉरी, या तो 2 माह पहले आप बंद कर दीजिए, या फिर आप 60 दिन पहले है वो दूध निकालना बंद कर दीजिए। और इस प्रकार का हम जो मेथड है इसे हम कह देते हैं, याद रखिए, ड्राई पीरियड। इस मेथड को, अर्थात जो ये 60 दिन का जो पीरियड होता है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम शुष्क काल या फिर ड्राई पीरियड के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा कि पशु ब्याने के लगभग 2 महीने पहले या फिर 60 दिन पहले हम क्या कर देते हैं? दूध निकालना, दूध दोहन करना बंद कर देते हैं, और इसे ही हम ड्राई पीरियड या फिर शुष्क काल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से आपको समझ आ रहे हैं आई थिंक। तो चलिए, हाँ, अब गलती आप ना करें, इसका 60 आंसर होगा, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि नर पशु के बधियाकरण हेतु उपकरण कौन सा काम में लिया जाता है? अर्थात जो मेल यहाँ पर एनिमल है, तो इसको याद रखिएगा, क्या किया जाता है? कास्ट्रेट किया जाता है, अर्थात बधियाकरण किया जा रहा है। तो इसके लिए किस यंत्र का, किस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर आप यूज करोगे, वो पूछा गया है। फर्स्ट है बर्डीजो कास्टेटर, सेकंड है डीहोर्नर, थर्ड है डीबिकिंग, और फोर्थ है टैटूइंग मशीन। आसान से क्वेश्चन है, सभी यहाँ पर जवाब दे जाएंगे आई थिंक। सबसे पहले यहाँ पर आदित्य जी ने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर कॉमेडी। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बर्डीजो कास्टेटर। हाँ, तो यहाँ पर याद रखिए बर्डीजो कास्टेटर है। इसके बारे में तो चलिए आप भी जानते होंगे, लगभग नॉर्मल क्वेश्चन था। डी हॉर्नर है, चलिए कुछ इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, तो सेकंड ऑप्शन कहता है डी हॉर्नर। डी हॉर्नर अर्थात नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डी मतलब हटाना, हॉर्न मतलब सिंग, अर्थात सिंगों को हटाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो होता है डी हॉर्नर। याद रहेगा, डी हॉर्नर अर्थात डी का मतलब होता है हटाना, हॉर्न मतलब होता है सिंग, अर्थात सिंगों हटाने के लिए डी हॉर्नर का। इसी टाइप से आप याद रख सकते हो डी बिकिंग। डी बिकिंग अर्थात डी मतलब फिर से हटाना, और बिकिंग का मतलब आप समझोगे, याद रखिएगा, इसमें क्या है, हम चोंच को काट देते हैं, अर्थात चोंच को हटाना। ठीक है, अर्थात ये पक्षियों, अर्थात चिकन की यहाँ पर बात की जा रही है, उसमें क्या होता है, याद रखिएगा, नीचे का जो चोंच होती है उसको काट दिया जाता है। ठीक है, और जो टैटूइंग मशीन है, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्या किए जाते हैं, पशुओं पर टैटू लगाए जाते हैं, अर्थात पहचान करने की एक विधि है या फिर टैटूइंग है, इसमें टैटू बना दिए जाते हैं पशुओं पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि पशुओं को आमाशय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, 2, 3 या फिर 4। चलिए बताइए जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में बता दिया था। तो अब आप बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जी, गुड्डू, लाखन, हरि सिंह, हाँ, सभी कोशिश करें, और कोशिश करें थोड़ा सा क्लास को यहाँ पर शेयर कर दे, ताकि और स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर क्लास का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए, आमाशय के आधार पर अगर बात करें, तो हाँ, आपने पता है, आपने पढ़ा है, यहाँ पर याद रखिए 4 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं, उनके पार्ट भी यहाँ पर हम जान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए मेरे साथ आप रिवीजन करोगे, अगर आपको आता है तो रिवीजन करिए, नहीं आता है तो मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है रुमेन,
सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो होता है, याद रखिए, रोमेन। कौन सा? रोमेन, जो कि सबसे बड़ा वो पोर्शन होता है। और जो आफ्रा की प्रॉब्लम आती है ना, वो इसी रोमेन में ही आती है। रोमेन, एबोमेजम, सॉरी, रोमेन रेटिकुलम आप लिखेंगे। रोमेन सेकंड होता है रेटिकुलम, थर्ड होता है एबोमेजम, और फोर्थ होता है, याद रखिएगा, एबोमेजम, फोर्थ होता है वो होता है ओमेजम। तो अब आप बताएंगे इन चारों से भी तो क्वेश्चन बनता है। हमने जाना कि 4 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से थे? रोमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम, ये 4 भाग है। लेकिन अब हम बात करें कि हमने एक अभी पढ़ा था कि आभासी पशु होता है ऊंट, आभासी पशु होता है वो ऊंट होता है। लेकिन हम इसको आभासी क्यों कहते हैं? इनमें से याद रखिएगा, अगर ऊंट की बात की जाए तो इसमें केवल 3 ही भाग होते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो 3 भाग तो होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तो एब्सेंट होगा ना इन चारों में से। तो कौन सा होता है, इसको भी आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप बताएंगे कि सर इसमें ओमेजम एब्सेंट होता है। क्या होता है? ओमेजम एब्सेंट होता है। हम बात कर रहे हैं ऊंट की, याद रखिएगा, कैमलस की। तो यहाँ पर याद रखिए इसका भाग है वो 3 भागों में ही डिवाइड होता है, क्योंकि इसमें ओमेजम एब्सेंट होता है, इसलिए याद रखिए इसे हम आवासी पशुओं की श्रेणी में रखते हैं। बाकी 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ओमेजम या फिर ओमेजन, सॉरी, इसको ओमेजम कर लीजिए, क्योंकि ओमेजन तो जंगल होता है, यहाँ पर जंगल नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए, इस टाइप से कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। गुड्डू 4, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4, गुड्डू जी। आगे बढ़िए। बीकानेर की किस नस्ल में स्टो पाया जाता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है हमारे पिछली क्लास से, तो कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार, आ ही गया है तो। कि बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या फिर चोकला, किस नस्ल में स्टोप यहाँ पर पाया जाता है? स्टोप क्या होता है? एक गड्ढेनुमा संरचना होती है, जो सिर है वहां पर एक गड्ढेनुमा संरचना है, उसे ही हम स्टोप कह देते हैं। ठीक है, हम बात करें, याद रखिएगा, ऊंट की, तो मुख्यतः आप 3 नस्लों के बारे में आप पढ़ोगे। एक होती है बीकानेरी, सेकंड होती है जैसलमेरी, और थर्ड होती है मेवाड़ी। चोकला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि चोकला तो भेड़ की नस्ल है, चोकला तो भेड़ की नस्ल है, तो इसलिए इसका तो जिक्र हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम बात करेंगे केवल ऊंटों की नस्ल के बारे में। ऊंटों की नस्ल की जब भी बात की जाए तो आपको सबसे पहले जो नाम सुनने को मिलेगा वो रहेगी बीकानेरी। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा बीकानेरी को ही यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बीकानेरी से ही पूछा जाता है। अब सर क्या क्या पूछा जाता है, तो हम एक एक लाइन में यहाँ पर जस्ट बात करेंगे। बलूची इंटू सिंध के क्रॉस से इसे प्राप्त किया गया था। सबसे पहले ये संकरण किसका है? बलोची इंटू सिंध नस्ल का ये क्रॉस है, फर्स्ट बात। सेकंड है, इसमें स्टोप पाया जाता है, जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा कि बीकानेरी जो नस्ल है इसी में, याद रखिएगा, क्या पाया जाता है? स्टोप पाया जाता है। तो इसका तो राइट आंसर तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लेकिन बाकी और ऑप्शन भी यहाँ पर देख लेते हैं, अर्थात और कुछ इसके महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करेंगे कि स्टोप तो इसमें पाया जाता है। सबसे ऊंची नस्ल की बात की जाए, सबसे ऊंची नस्ल की बात की जाए, एक बार बता दीजिए ना, अगर आपको कलर नहीं दिखाई दे। ठीक है, सबसे ऊंची नस्ल यही है, आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा, हाँ रेड से लिख लेते हैं। सबसे ऊंची नस्ल अर्थात 10 से 12 फीट की इसकी ऊंचाई होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। इसी को याद रखिएगा जीप्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही हम जीप्रा के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप याद रखें। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है क्या, चलिए बताइए जल्दी से। स्टोप है, सबसे ऊंची नस्ल है, और सबसे सुंदर नस्ल भी यही है। सबसे सुंदर नस्ल भी कौन सी है? सबसे सुंदर नस्ल भी याद रखिएगा, वो कौन सी होती है? वो बीकानेरी नस्ल ही होती है। तो ये कुछ विशेषता है आपको याद रखना है बीकानेरी नस्ल के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। याद रखिएगा कि बलूची इंटू सिंध के नस्ल से के क्रॉस से बीकानेर को प्राप्त किया गया था। इसमें स्टोप पाया जाता है, सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल है, और इसे याद रखिएगा झीपरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में हम बात करें जैसलमेरी, तो जैसलमेरी की एक मुख्य विशेषता है कि जैसलमेर साइड क्या है, आपने सुना होगा तनोटिया माता, जैसलमेर, वहां पर क्या होती है, याद रखिएगा, हमारी जो सेना है वहां पर रहती है। तो याद रखिए उन सेनाओं को, जैसे कि मान लीजिए युद्ध है, तो उसके लिए उनको जरूरत होती है ऊँटों की।
क्योंकि वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो उन रेगिस्तानी क्षेत्रों में जिस नस्ल का वो यूज करते हैं, जिस नस्ल का वो प्रयोग करते हैं, वो कौन सी नस्ल है, वो याद रखिएगा सेना बल के लिए जैसलमेरी नस्ल है वो काफी लाभदायक सिद्ध है। अर्थात ये जो जैसलमेरी नस्ल है वही याद रखिएगा उनकी हेल्प करती है, किसकी, सेना या पुलिस आप बोल सकते हो, सेना बल आप बोल सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। तो थर्ड और लास्ट की हम बात करें मेवाड़ी की, तो याद रखिएगा इसकी एक मुख्य विशेषता है कि इसका जो निचला ओठ है वो क्या होता है, लटका होता है। ठीक है, चलिए इतनी विशेषता आप याद रखोगे। चोकला के बारे में अभी जस्ट बताया, ये भेड़ की नस्ल है, ऊंट की नस्ल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि बैक्टीरियन ऊंट किसे कहा जाता है, एक कुबड़ वाले को, दो कुबड़ वाले को, चार कुबड़ वाले को, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, एग्रीकल्चर कॉमेडी, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है ना, आप बता रहे हो एक कुबड़ होता है, तो अभी बताइए। हाँ, डब्बू जी अमावस्या वाले क्वेश्चन को एक बार और बता दीजिए। नहीं, दोबारा रिपीट करने के टाइम लगेगा, तो आप एक बार ऐसा करिए, क्लास खत्म होने के बाद एक बार क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ बैक्टीरियन ऊंट की इससे कहा जाता है, तो यहाँ पर याद रखिए एक कुबड़, दो कुबड़, चार कुबड़, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वो क्या रखेंगे हम, कि बैक्टीरिया क्या होता है, ज्यादा होते हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है वो बैक्टीरिया से ही होती है। किससे होती है सबसे ज्यादा, वो बैक्टीरिया से ही होती है। तो उससे आप याद रखोगे कि एक कुबड़ तो इसमें नहीं हो सकती क्योंकि ये तो ज्यादा है, तो अर्थात सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो रहेगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा जो बैक्टीरिया सूट की अगर बात की जाए तो यह मुख्य तौर पर लद्दाख साइड पाए जाते हैं और इनमें दो कुबड़ पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें एशियन ऊंट की, तो उसमें तो सिंगल कुबड़ पाई जाती है, सिंगल हम्प पाई जाती है। और अगर बात करें इन कुबड़ों का, तो इसमें क्या होती है, इनका वसा संचय होता है। अर्थात जब भी याद रखिएगा इन्हें पानी की जरूरत होती है, वो बोलते हैं ना, इनकी आरबीसी क्या है, याद रखिएगा इनमें एक विशेष क्षमता होती है कि जब ये पानी पीते हैं ना, इनकी जो आरबीसी सेल्स है वो 240 गुना तक ये बढ़ा लेते हैं। अर्थात 7 दिनों तक इन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो एक साथ जो इन्होंने कलेक्शन किया है पानी का, उसे ये धीरे धीरे काम में लेते रहते हैं। और इनका संचय में जो इनकी हेल्प करती है वही होती है कुबड़, जिसे हम हम्प भी कह देते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा, आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि पशुओं में एस्करिस व फिताकर्मी, एस्करिस व फिताकर्मी किसका उदाहरण है। अब याद रखिएगा कुछ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट का मतलब होता है, याद रखिएगा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो पशुओं के शरीर पर चिपक कर या फिर उनके अंदर रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, हाँ सभी यहाँ पर सुन रहे होंगे, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइव का रेशियो कम है, लाइव का रेशियो आपका ज्यादा है, लाइक का कम है, थोड़ा सा एक बार कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए एक बार में 136 लीटर पानी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको याद है आप याद रख सकते हो। हम बात कर रहे थे एस्करिस और फिताकर्मी की, तो हाँ ये किसके उदाहरण है, याद रखिएगा पैरासाइट क्या होते हैं, अभी जस्ट आपको बताया कि कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर होते हैं, ये क्या करते हैं, पशुओं के चिपक कर या फिर अंदर रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं, याद रखिएगा एस्करिस उन्हीं के एग्जाम्पल है। अब बताइए अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी, पर परजीवी या फिर सह परजीवी। किसी का यहाँ पर जवाब नहीं आया है क्या, किसी को नहीं आता है, थोड़ा सा बताइए, कोशिश कीजिए, कुछ तो बताओगे। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आज गलत करोगे कल हम सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हम बताएंगे अंतः परजीवी जो अपना जो भोजन है वो याद रखिए पशुओं के अंदर रहकर प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी, इसका आप शॉर्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मनुष्य पे चिपकी रहती है ना बालों में क्या, जुआ, तो ये भी क्या है, एक बाह्य परजीवी है, अर्थात बाहर रह के क्या करती है, ये खून चूसती है, अपना भोजन करती है। पर परजीवी अर्थात अपना पोषण के लिए जो दूसरे पर ही डिपेंड है, उसे हम कह देते हैं पर परजीवी। और सह परजीवी का मतलब होता है, याद रखिएगा वो ग्रहण तो करेगा लेकिन उसे ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि हम बात करें तो एक मनुष्य बॉडी की आप ले सकते हो, इसमें जुए हानि तो पहुंचाती है लेकिन इतना भी नहीं कि आपस में वो एक दूसरे को नष्ट ही कर दे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सह,
सहजीवन यापन करते हैं, अर्थात उसका भी कोई लॉस नहीं है और उसका भी कोई ज्यादा कोई हार्म नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन थे। हम बात करें इसका, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, वो अंतः परजीवी हो जाएगा, क्योंकि एस्करिस और फिताकर्मी है, ये क्या है, पशु के अंदर रहकर अपने भोजन या फिर खून को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम जानेंगे कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। ऑप्शन को सही पढ़िएगा, चेचक रोग, जिसे हम फाउल पॉक्स भी कह देते हैं, निमोनिया, रानीखेत या फिर मैरिक्स। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। हाँ, मुकेश कुमार यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल। सबसे पहले इन्होंने ही दिया है, एस्करिस बेहेड के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल डब्बू जी। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे अंतः परजीवी, तो एग्जाम्पल दे दिया है आपने, भेड़ में पाया जाता है। हाँ, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जो एस्केरिस होता है या फिर फिताकर्मी है, ये आंतरिक सतह पर चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम बात करें इसकी, तो आप सभी को पता है, चेचक है, फाउल पॉक्स है, मेरेक्स है और रानीखेत रोग है, जिससे रानीखेत रोग को न्यूकेसल रोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे न्यूकेसल जगह पर खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था। तो हमारा बचा है ऑप्शन सेकंड, तो सेकंड जो यहाँ पर राइट आंसर दे रहे हैं, उसी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो निमोनिया है, ये क्या होता है, वायरस जनित नहीं है, बल्कि ये क्या है, जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया जनित रोग है। आप क्या लिखोगे कि सर निमोनिया तो जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। ठीक है, आई थिंक सभी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। जो यहाँ पर कुछ साथी है जो कि लेट जुड़े हैं, ठीक है, उन्हें एक बार बोलना चाहूंगा कि एक बार आप शुरू से क्लास को ले लीजिए, ताकि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए गए थे, वो सारे आपको क्लास के साथ ही याद हो जाए। ठीक है, डेली अगर रोजाना क्लास की बात करूं, तो मैं याद रखिएगा, आपकी 8 बजे से 9 बजे के बीच यहाँ पर रेगुलर क्लासें लग रही है, 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो आप भी कोशिश करें कि 8 से 9 बीच आपको यहाँ पर प्रेजेंट रहना है। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आ रहा है, जैसे कि एक लड़का भी कमेंट कर रहा था कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्लास स्टार्ट होती है, तो इसका यह सिंपल सा सॉल्यूशन है, या तो आप एक बार सब्सक्राइब को हटा के दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जब भी क्लास लगेगी वहां पर आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, वहां पर भी आपको लिंक डाल दी जाएगी। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, बस आपको क्लास जरूर देखनी है। कोशिश यही करनी है कि आप तो देखोगे ही, आपके फ्रेंडों को भी आपको दिखानी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कल, आज स्टूडेंट है लगभग 15 से ज़्यादा, अच्छा है, पहले हमारी सीरीज थी वो कम थी, तो अब है क्वेश्चनों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, और साथ साथ याद रखिएगा आपका यहाँ पर मनोबल भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कल आप 15 स्टूडेंट तो अभी हो, लेकिन कल यहाँ पर 20+ तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको क्लास में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, बिल्कुल आपका कमेंट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो एनी अदर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी हमारी क्लास है उसको यहाँ पर विराम देते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी को बरकरार रखिए।